हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेबर मार्केट के बारे में, जो कि क्लासिकल मॉडल का ही पार्ट रहेगा। हमने क्लासिकल मॉडल में से पहली थियरी देख ली है, जो कि है प्रोडक्शन थियरी, और उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वो भी हमने देख लिया है। तो अभी ये हमारा तीसरा स्टेप है, जिसके अंदर हम लेबर मार्केट देखेंगे इन क्लासिकल मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लेबर डिमांड कैसे डिराइव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने फिर से कॉम्पिटिटिव मार्केट का एग्जांपल लिया है। क्यों? क्योंकि क्लासिकल मॉडल के अंदर कॉम्पिटिटिव मार्केट सबसे सूटेबल होता है। वैसे तो और भी प्रकार होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में, ओलिगोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है, बट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो उसके अंदर प्राइसेस जो हैं वो मार्केट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, और कोई भी एक इंडिविजुअल बायर या सेलर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? फर्म्स एंड बायर्स ऑल आर प्राइस टेकर्स। प्राइस टेकर्स मतलब जो भी मार्केट ने डिसाइड किया वो प्राइस ले लेना है। तो प्राइस के तो अंदर तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो अब फर्म्स का काम क्या होता है कि उसी प्राइस के साथ अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करे। ठीक है, ये फर्म्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने प्रॉफिट का इक्वेशन लिखा है। प्रॉफिट क्या होता है? जो भी आपने इनकम जनरेट की उसमें से आप सारे कॉस्ट निकाल देंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब अगर कोई और मार्केट स्ट्रक्चर है और आप अपनी क्वांटिटी जो है वो अलग अलग प्राइसेस पे बेच रहे हैं तो कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। बट सिंस हम कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं तो जो भी फर्म प्रोडक्ट बेच रही है सबका प्राइस सेम ही होगा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट निकालना इजी है। टोटल रेवेन्यू कैसे मिलेगा? जो भी क्वांटिटी आपने बेची है उसको जो आपका प्राइस है मार्केट प्राइस उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल रेवेन्यू मिल गया। उसी तरीके से जितनी भी क्वांटिटी आपने बेची है उसका पर यूनिट कॉस्ट उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ ये हो गया प्रॉफिट का इक्वेशन। बट हमें क्या ढूंढना है? प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा। तो आपको पता है, कोई भी आपके पास अगर कोई भी कर्व का इक्वेशन होता है तो वो इक्वेशन से आपको मैक्सिमम और मिनिमम कब मिलता है। आपको अगर मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना हो तो उस कर्व का हमें या उस कर्व के इक्वेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम प्रॉफिट कर्व जो है या प्रॉफिट इक्वेशन जो है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये TRTC में ये प्राइस पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट ये दोनों तो सेम ही है। ठीक है, अलग मतलब वेरिएबल क्या चीज़ है? क्वांटिटी। तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढने के लिए प्रॉफिट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, और इससे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा स्लोप ऑफ ऑन प्रॉफिट कर्व। और जब ये स्लोप ज़ीरो होगा तब हमें पता चलेगा कि ये हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो अगर आपको इतना आइडिया ना हो तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा कि मान लो ये प्रॉफिट कर्व ही है। ठीक है, ये जो एस शेप में हमें दिख रहा है ये प्रॉफिट कर्व ही है। नाउ इसका हमें स्लोप ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका हमें इक्वेशन चाहिए होगा, ये कर्व का, है ना। ये कर्व का जब हम इक्वेशन लिखेंगे और उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब dy/dx करेंगे तो हमें इसका स्लोप मिलेगा। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है कौन से पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, बट हमें स्लोप का एक इक्वेशन मिल जाएगा। उसमें आप अगर ये पॉइंट डालोगे और ये x की वैल्यू डालोगे तो ये दोनों x की वैल्यू पे आपको स्लोप की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पे ये जो स्लोप है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, और वैसे ही ये पॉइंट पे भी स्लोप जो है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो स्लोप के इक्वेशन में आप ये x1 और x2 के वैल्यू डालोगे तो आपको वैल्यू ज़ीरो मिलेगी स्लोप की। ठीक है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम और मिनिमम हुआ है। ठीक है, तो
कोई भी कर्व के इक्वेशन का जब हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं और उसको जब हम ज़ीरो से इक्वेट करते हैं तो वो जो पैरामीटर है उसकी हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब हमें ज़ीरो से इक्वेट करने से हमें पता तो चल गया कि मैक्सिमम या मिनिमम मिला, बट इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है। तो उसके लिए क्या हम करते हैं, हम सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो इसका मतलब वो मिनिमम पॉइंट था। क्यों ऐसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो मिनिमम पॉइंट है उसके बाद आप देख सकते हैं स्लोप जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो ये मिनिमम पॉइंट था, और उसका ऑपोजिट अगर सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट था। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं स्लोप जो है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, नाउ ये तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ फिर से जाते हैं हमारे प्रॉफिट इक्वेशन पे। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट इक्वेशन है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढने के लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी उसको हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। तो लेफ़्ट साइड क्या है, डी पाई बाय डी क्यू। फिर जैसे लेफ़्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया है राइट में भी हम वैसे ही करेंगे। तो डी टी आर बाई डी क्यू माइनस डी टी सी बाई डी क्यू और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये क्या है, डी टी आर बाई डी क्यू क्या है, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में क्या है, डी क्यू मतलब क्वांटिटी, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू। तो ये डी टी आर बाई डी क्यू का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी क्वांटिटी एक बढ़ाता हूँ, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी में सेल करता हूँ, तो उससे मुझे कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, उसी तरीके से डी टी सी बाई डी क्यू क्या है, अगर मैं एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे एडिशनल कॉस्ट कितना होगा या मेरा कॉस्ट कितना बढ़ेगा पर यूनिट। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ, डी टी आर बाई डी क्यू क्या है, एक एडिशनल यूनिट बेचने से कितना एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ। उसी तरीके से डी टी सी बाई डी क्यू क्या है, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से कितना एडिशनल कॉस्ट हुआ। ठीक है, तो हम हमेशा से ही बोलते हैं जब भी एडिशनल हमें कुछ गिनना है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मार्जिनल। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने यूज़ किया था लास्ट लेक्चर में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि एक एडिशनल लेबर हायर करने से कितना आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ये स्लाइड भी देखा था, इसमें हमने कैलकुलेट भी किया था APL और MPL। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही है, अगर एक क्वांटिटी एक्स्ट्रा सेल करने से जो भी रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिलता है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, और उसको मैंने डिनोट किया है MR से। ठीक है, और उसी तरीके से एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने से कितना मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा उसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये डी टी आर बाई डी क्यू इज़ नथिंग बट योर मार्जिनल रेवेन्यू एंड डी टी सी बाई डी क्यू इज़ नथिंग बट योर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो उसके बदले मैंने MR माइनस MC लिखा है विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये MC को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो गई तुम्हारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन के प्रॉफिट कर्व के ऊपर जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट सेम होगी उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन इज इक्वल टू इज MR इज इक्वल टू MC। ठीक है, MR का मतलब मैंने लिखा है एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हर यूनिट का प्राइस सेम ही होता है, तो आप जो भी एडिशनल यूनिट बेचोगे तो आपको कितना अर्निंग होगा, प्राइस जितना। ठीक है, उसी तरीके से एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, डेल्टा C बाय डेल्टा Y।
मतलब नीचे डिनोमिनेटर में है डेल्टा वाई जो कि है एक्स्ट्रा यूनिट, या इसको डेल्टा क्यू भी लिख सकते थे डेल्टा वाई के बदले, बट सिंस हम आउटपुट की बात कर रहे हैं और आउटपुट को हम वाई से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में डेल्टा वाई लिखा है। ठीक है, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई क्या है, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा। ठीक है, इसको डी सी बाई डी वाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने जो आगे के हमारे लेक्चर से उसमें मैंने बोला था कि शॉर्ट रन के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं, कैपिटल जो है उसको कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है तो किसकी वजह से इंक्रीज़ हो रही है, सिर्फ लेबर की वजह से, है ना। आपको अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हो और कॉस्ट इनकर कर रहे हो तो दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब कैपिटल यानी कि फ़िक्स कॉस्ट जो है वो तो हमने कांस्टेंट मान लिया है, तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, अब सिर्फ बची है वेरिएबल कॉस्ट ओनली लेबर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट हमें गिनना है, एडिशनल कॉस्ट हमें गिनना है, तो हमें सिर्फ लेबर कॉस्ट को ही कंसिडर करना है, क्योंकि बाकी की कॉस्ट हमने फिक्स्ड अज्यूम की हुई है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा था, एडिशनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेल्टा एन से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, डेल्टा सी बाय डेल्टा एन। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक एक्स्ट्रा लेबर हायर करता हूँ तो मेरी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, डेल्टा सी बाय डेल्टा एन का मतलब इंक्रीज इन कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन लेबर। तो लेबर के लिए कंपनी की क्या कॉस्ट होती है, सिंपल वेजेस, है ना। तो ये डेल्टा सी बाय डेल्टा एन इज़ नथिंग बट योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर वन एडिशनल लेबर, और वही इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेज। एक नया लेबर ऐड हुआ है तो उसके लिए जो कॉस्ट बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, लेबर के लिए क्या होता है, वेजेस होता है। नाउ डिनोमिनेटर में देखिए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एन, मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर हमने हायर किया, उससे एक्स्ट्रा आउटपुट कितना मिला, है ना, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, एडिशनल आउटपुट बाय हायरिंग एडिशनल लेबर इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो वो आ गया MPL। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो होगा वेज बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, नाउ अब हम ये जो कंडीशन है MR इक्वल टू MC, इसमें सारे डेटा फिल करेंगे। MR की जगह अपन क्या लिखेंगे, प्राइस। यहाँ पे मैंने लिखा है एडिशनल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट इज़ प्राइस। ठीक है, तो प्राइस, और मार्जिनल कॉस्ट के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने अभी डिराइव किया था मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू W बाय MPL, वेज बाय MPL। तो वेज बाय MPL लिखेंगे, MPL यहाँ पे लेफ्ट में लाएंगे, राइट में क्या चला जाएगा, ऊपर वेज रहेगा और ये प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू वेज बाय प्राइस। अब जब हम वेज बोलते हैं तो उसको बोला जाता है नॉमिनल वेज, बट वेज को जब हम प्राइस से डिवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे रियल वेज। ठीक है, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू रियल वेज। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये बाय द वे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ही है। हमारी पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या थी, MR इक्वल टू MC, और उसी के बदले हमने ये सारे फिगर्स लिखे हैं, तो ये भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ही है। तो इसका मतलब क्या है, फर्म कब मैक्सिमाइज करेगी अपना प्रॉफिट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर रियल वेज के बराबर होगा। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जब कोई फर्म लेबर हायर करती है तो वो क्यों करती हैं, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा आउटपुट चाहिए है। ठीक है, तो एक लेबर नया आएगा और जो भी एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ही देखा था MPL का मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेबर हायर करने से कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो वो जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है,
मान लो एक नया लेबर आया, उसने 10 एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किए और एक यूनिट की प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है ना। तो टोटल उसने कितने वैल्यू का प्रोडक्शन किया, 10 यूनिट्स का, 10 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज़ दैट इज़ 100, ठीक है। और मान लो उसका वेज जो है वो भी 100 रुपीज़ है। तो इसका मतलब क्या किया, वो जो नया लेबर आया उसने अपने वेज को जस्टिफाई किया, ठीक है। और जब ऐसा पॉइंट आएगा जब जो वेजिस पे किए जा रहे हैं लेबर को, वो भी सामने से उतना ही एडिशनल आउटपुट दे रहा है, तब जाके फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करेगी। इसमें से कोई भी नंबर ज़्यादा या कम होगा तो फर्म जो है प्रॉफिट तो कमाएगी वैसे भी, बट वो मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाएगी, ठीक है। मैक्सिमाइज़ कब होगा, जब लेबर को जो वेज पे किया जा रहा है, मतलब एडिशनल लेबर को जो वेज पे किया जा रहा है और उससे जो एडिशनल आउटपुट मिल रहा है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर वेजेस से आउटपुट कम मिल रहा है तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है वो नहीं होगा। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब वेजेस जो पे किए जा रहे हैं और आउटपुट जो मिल रहा है वो सेम हो, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं लेबर डिमांड कर्व पे। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है लेबर, नंबर ऑफ़ लेबर, वाई एक्सिस पे मैंने लिया है रियल वेज, ठीक है। लॉजिकली ऐसा बोल सकते हैं कि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा। क्योंकि ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ किया जा रहा है। लेबर डिमांड कौन करता है, लेबर डिमांड फर्म करती है, ठीक है। तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ हुआ है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट के अंदर रियल वेज कम होते जाएगा, कंपनी ज़्यादा लेबर हायर करेंगी। सिंपल, अभी मार्केट के अंदर मान लो सबका एवरेज सैलरी 50,000 पर मंथ है, ठीक है। तो अभी फर्म्स के लिए कॉस्ट बहुत हाई है, 50,000 पर मंथ का एक लेबर है, ठीक है। बट अगर उसके बदले मान लो हाफ हो जाए, 25,000 हो जाए, तो अब सेम बजट के अंदर कंपनी के पास जो लेबर के देने के लिए जो पैसा है, उसी सेम बजट के अंदर वो ज़्यादा लेबर हायर कर पाएंगी, ठीक है। तो लॉजिकली तो ये बोला जा सकता है कि जैसे जैसे रियल वेज कम होगा, कंपनी ज़्यादा लेबर हायर कर पाएंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में, वेजेस और नंबर ऑफ़ लेबर्स हायर्ड, उसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, और इसलिए आपका लेबर डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैंने ये लिखा है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि लेबर डिमांड, एन डी मीन्स लेबर डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल वेज, ठीक है। और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है दैट इज़ नथिंग बट योर एमपीएल कर्व। क्योंकि हमने एमपीएल कर्व जो ड्रॉ किया था, आपको पता होगा जब एपीएल एमपीएल वाला लेक्चर था उसमें मैंने लास्ट स्लाइड में ड्रॉ किया था एपीएल कर्व और एमपीएल कर्व, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, मतलब नंबर ऑफ़ लेबर जब बढ़ते जाते हैं तब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कम होती जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे 0 लेबर है। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ़ लेबर्स बढ़ाते जाऊँगा वैसे जो प्रोडक्टिविटी है या मार्जिनल जो आउटपुट है वो कम होते जाएगा, है ना। और इसलिए हमारा जो एमपीएल कर्व था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। तो यहाँ पे भी ये जो कर्व ड्रॉ किया गया है लेबर डिमांड कर्व, वो तुम्हारा इक्वल टू एमपीएल कर्व ही है। बट हमें वो ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पे इतना देखना है कि वेज और लेबर डिमांड उसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और ये कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट अजम्पशन हैं। ये अजम्पशन क्लासिकल मॉडल के हैं। फर्स्ट, वेजेस एंड प्राइसेस आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल। मतलब मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी रोज़ चेंज हो सकती है और वेजेस जो हैं वो भी रोज़ चेंज हो सकते हैं। बट ये इतना प्रैक्टिकल अजम्पशन नहीं है। जब हम केन्शियन मॉडल देखेंगे, केन्स की थियोरी देखेंगे, तब उन्होंने इसी अजम्पशन को चैलेंज किया था
उन्होंने बोला कि आप जितना आसानी से ये बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबल है, उतना आसान होता नहीं है। जैसे कंपनी के अंदर एम्प्लॉय एसोसिएशंस होते हैं, वर्कमैन यूनियन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर एक पीरियड के बाद 4-5 साल के बाद एक वेज रिवीजन करते हैं और प्राइसेस फिक्स करते हैं। ठीक है, प्राइसेस चेंज होते हैं, वेजेस चेंज होते हैं, बट वो इतना जल्दी चेंज नहीं होते हैं। जैसे इसमें तो उन्होंने अज्यूम किया था कि डेली प्राइस और वेजेस चेंज होंगे, ठीक है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से, बट ऐसा नहीं होता है। वेजेस जैसे 5 साल के बाद एक बार फिक्स किए तो 5 साल तक वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये पर इस थियरी में, क्लासिकल मॉडल में, ये एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है कि वेज और प्राइस परफेक्टली फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकते हैं। और दूसरा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू फर्म्स एंड लेबर मार्केट। इसका मतलब लेबर को पता है कि अभी इंडस्ट्रीज़ में लेबर की डिमांड बढ़ रही है, मतलब ये उनको नॉलेज है। और उसी तरीके से फर्म्स को भी पता है कि मार्केट में अभी लेबर का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर एक दूसरे की कंडीशन पता होगी तो वो डिसीजन बहुत ही फास्ट ले सकते हैं, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी तो फिर वो जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि अभी मार्केट में लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और मैं एक लेबर हूँ, ठीक है, तो मैं अपना जो रेट है वो बढ़ा दूंगा, बट हो सकता है कि मैं जब मार्केट में जाऊँ तब पता चले कि भाई यहाँ पे तो इनफ अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरे को सैलरी जी मैं जितना मांग रहा हूँ उतना मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए मार्केट परफेक्टली काम करे, इसलिए इन्होंने ये एज्यूम किया है कि इन्फॉर्मेशन दोनों साइड, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, दोनों के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था हमारा लेबर डिमांड कर्व। अब हम देखेंगे लेबर सप्लाई के बारे में। तो यहाँ पे लेबर सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। यहाँ पे सेम जो मैंने लेबर डिमांड कर्व में लिया था, एक्स एक्सिस पे लेबर ही लिया है, वाई एक्सिस पे रियल वेज ही लिया है, बट वहाँ पे क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था, यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ये लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ऑब्वियसली लेबर सप्लाई कौन करता है, इंडिविजुअल्स, है ना। तो उनके दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ और मुझे 1 घंटे का 100 रुपये मिल रहा है, तो मेरा पर डे मुझे कितना इनकम मिल रहा है, 800 रुपीज़। बट अगर मुझे बोला जाए कि आप 8 घंटे से ज़्यादा काम कीजिए, 12 घंटे तक कीजिए, और ऊपर के जो 4 घंटे हैं उसमें हम आपको 120 या 130 रुपीज़ देंगे, तो इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा एक्स्ट्रा आवर्स काम करने का। मतलब मेरे जो लेबर आवर्स थे, है ना, वो पहले से अब बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं या इनकम मिल रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई होता है कि जैसे जैसे रियल वेज बढ़ते जाएगा, वर्कर्स अपना जो लेबर आवर्स है वो बढ़ाएंगे। अगर लेबर आवर्स नहीं भी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ़ लेबर कंपनी बढ़ा देगी, नंबर ऑफ़ लेबर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़्यादा वेजेस पे जो पहले कुछ लोग रेडी नहीं थे काम करने के लिए, कम लेबर पे, ज़्यादा लेबर की वजह से वो भी अब काम करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रियल वेज और लेबर, इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे वेज बढ़ते जाएंगे, लोगों को मोटिवेशन मिलते जाएगा ज़्यादा काम करने का, और उससे जो ओवरऑल लेबर है वो ज़्यादा सप्लाई होगा मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे लेबर सप्लाई, एन एस मीन्स लेबर सप्लाई इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ रियल वेज। वहाँ पे भी हमने देखा था जो लेबर डिमांड था वो भी रियल वेज का फंक्शन था, और यहाँ पे लेबर सप्लाई जो है वो भी रियल वेज का फंक्शन है। ठीक है, तो लॉजिकली तो हमने ये बता दिया कि जैसे जैसे रियल वेज बढ़ेगा वैसे लेबर सप्लाई बढ़ते जाएगा, बट इसको हमें प्रूव भी करना है। ठीक है, तो उसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। ये एक ऐसा कर्व है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल इनडिफरेंट है ना। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मान लो आप जो जितनी भी कमोडिटीज़ कंज्यूम करते हैं उसमें से 2 लेते हैं अपन, फूड एंड क्लॉथ। ठीक है, तो फूड मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है और क्लोथिंग मैंने वाई एक्सिस पे लिया है। नाउ इंडिफरेंस कर्व पहली बात तो बताता क्या है, वो ये बताता है
कि आपको ये दोनों चीज़ें जब आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, हर एक इंसान अगर कुछ कंज्यूम कर रहा है तो वो उसकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसको टेक्निकली मतलब ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं यूटिलिटी, है ना। उस चीज़ को कंज्यूम करने से उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है ये हम इन डिफरेंस कर्व में जानते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लॉथ के 50 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और फूड के 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे आपको एक पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आपको ये बोला जाए कि आप ये जो कॉम्बिनेशन था 50 क्लॉथ एंड 10 फूड वाला वो मत कंज्यूम कीजिए, उसके बदले आप 20 क्लॉथ कीजिए, मतलब आपका क्लॉथ का कंजम्पशन कम कर दिए, बट उसके सामने फूड का कंजम्पशन 40 यूनिट्स कर दीजिए। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन से भी आपको सेम लेवल की यूटिलिटी मिल रही है जो आपको ये पॉइंट पे मिल रही थी। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता है कि आप ये कर्व के ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन चूज़ करेंगे उसमें आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन या सेम लेवल की यूटिलिटी मिल रही है, और इसीलिए इसको बोला जाता है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व इसलिए क्योंकि आप ये सारे पॉइंट्स पे इनडिफरेंट है, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, आपकी लेवल ऑफ यूटिलिटी ये पूरे कर्व पे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट देखेंगे, पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, पॉइंट डी है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन भले ही अलग अलग है फूड एंड क्लोथिंग के, बट उससे आपको सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी सेम मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे जिस पे हमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, नाउ इसके बाहर के पॉइंट्स देखिए, इसके बाहर के पॉइंट्स में एक तो पॉइंट ई है और एक पॉइंट जी है। ठीक है, नाउ अगर आपके पास इतना बजट है कि आप 30 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 20 यूनिट्स ऑफ फूड ले सकते हैं, ठीक है, तो आप अपनी यूटिलिटी कम करके पॉइंट जी पे क्यों जाएंगे, है ना। अगर आपके पास बजट है कि आप 30 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 20 यूनिट्स ऑफ फूड ले सकते हैं, तो पॉइंट जी पे क्या कॉम्बिनेशन है, 20 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 10 यूनिट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रेजेंट जो ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उससे आप नीचे जाएंगे तो आपकी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कम होगा, नीचे मतलब ये लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो। ठीक है, उसी तरीके से आप अगर अपने राइट साइड में जाएंगे तो आपकी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ई है, तो पॉइंट ई पे आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, 40 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 30 यूनिट्स ऑफ फूड। पॉइंट ए पे जो कंज्यूम कर रहे थे यहाँ पे, उससे तो ज़्यादा ही आप कंज्यूम कर रहे हैं और आपकी सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो इनडिफरेंस कर्व है ये आपके अभी के बजट के हिसाब से है। ठीक है, जैसे जैसे आपका बजट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनडिफरेंस कर्व भी आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली नहीं बट थियोरिटिकली देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है कोई एक पर्टिकुलर बजट के हिसाब से, बजट बढ़ेगा तो ये कर्व भी आगे बढ़ेगा, वैसे जितना तुम्हारा बजट बढ़ते जाएगा वैसे तुम n नंबर ऑफ इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे पॉइंट डी पे आप अभी कंज्यूम कर रहे हैं, फिर आपका बजट बढ़ गया, आप पॉइंट बी पे चले जाएंगे, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, फिर और आपका बजट बढ़ेगा, फिर पॉइंट ए पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनडिफरेंस कर्व पे आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो इनडिफरेंस कर्व है मतलब नंबर ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स दिखाए हैं, इसको इनडिफरेंस मैप भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ हम इनडिफरेंस कर्व क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका हमें यूज़ करना है लेबर सप्लाई के अंदर। अगर मैं एक्स एक्सिस पे लेजर ले लूँ, लेजर मतलब ऐसा समय जो आप
अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए या रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा समय है। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है, कौन सा टाइम, लेजर टाइम, और वाई एक्सिस पे मैंने इनकम लिया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप अभी फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं आप अभी पॉइंट ए पे हैं। तो पॉइंट ए पे आपका लेजर इतना है और आपकी इनकम इतनी है, ठीक है। बट अगर आपको मौका मिले तो आप ये पॉइंट पे जाना चाहेंगे, ऑब्वियसली ये हायर इंडिफरेंस कर्व है, और उसका मान लो आप ये पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट पे क्या होगा, आपकी इनकम भी ज़्यादा है और आपका लेजर भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप गिवन द इनकम कंस्ट्रेंट, मतलब आपकी इनकम तो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो तो आपको जो सैलरी दे रहे हैं, आपको जो पैसे दे रहे हैं उसके ऊपर है, बट गिवन द इनकम आप अपना लेजर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे, और आपका ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो आप बने उतना ऊपर उस पे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये लेबर सप्लाई कैसे डिराइव करना है वो देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस पे मैंने लेजर आवर लिए हैं, सॉरी, एक्स एक्सिस पे मैंने लिए हैं लेजर आवर, और वाई एक्सिस पे लिए हैं मैंने वेज पर डे, ठीक है। अब मैंने ये एज्यूम किया है कि टोटल 24 आवर में से 8 आवर्स ऑफ स्लीपिंग मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 16 आवर्स एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और पर आवर मैंने मान लो $10 का मैंने वेज लिया है। तो आपका मैक्सिमम वेज कितना हुआ, अगर आप 16 के 16 घंटे काम करते हैं तो मैक्सिमम वेज कितना हुआ, 160, ठीक है, और 16 के 16 घंटे काम करते हैं तो आप ये पॉइंट पे रहेंगे। तो ये दोनों पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे तो वो हो गया आपका बजट कंस्ट्रेंट, मतलब ये मैक्सिमम इनकम और मैक्सिमम आवर्स हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर रहेंगे तो आप कम काम करेंगे, कम इनकम मिलेगा, और उसके बाहर आप जा नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो बजट लाइन है ये वाली, इसके अंदर या इसके ऊपर आप ऑपरेट कर सकते हैं, इसके बाहर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 24 में से 8 आवर्स मैंने निकाल लिए हैं स्लीप के, बट अगर आप चाहे तो पूरे के पूरे 24 भी ले सकते हैं यहाँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, 12 आवर्स ऑफ वर्क और बाकी 12 आवर्स ऑफ लेजर ले सकते हैं, बट मैंने वो 8 आवर्स निकाल के बाकी ये जो 16 बचे हैं उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये बजट लाइन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मैक्सिमम कंडीशन है। आप 16 के 16 घंटे काम करेंगे और उस पर आपको जो मैक्सिमम इनकम मिलेगी वो दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ा है। तो इसका मतलब ये बजट कंस्ट्रेंट से बाहर आप नहीं जा सकते, इस एरिया में नहीं जा सकते, ठीक है, इस एरिया में जा सकते हैं। नाउ अभी आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है और आपको अपनी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 इंडिफरेंस कर्व्स ड्रॉ किए हैं। एक इंडिफरेंस कर्व मैंने बजट लाइन के बाहर लिया है, सॉरी, एक इंडिफरेंस कर्व मैंने बजट लाइन के बाहर लिया है, एक बजट लाइन से अंदर लिया है, और एक एग्जैक्टली बजट लाइन के ऊपर लिया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि बजट लाइन से बाहर आप ऑपरेट नहीं कर सकते, तो आप ये इंडिफरेंस कर्व पे नहीं जा सकते। बजट लाइन के अंदर वाला इंडिफरेंस कर्व, मान लो आप ये पॉइंट पे काम करना चाहते हैं, बट ये पॉइंट पे आपको इनकम भी कम मिलेगा और लेजर भी कम मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको सब ऑप्टिमल यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। यूटिलिटी तो मिलेगी बट इससे भी आप बेहतर हो सकते हैं, इससे भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी इंडिफरेंस कर्व आप चुनेंगे वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब देगा, गिवन योर बजट कंस्ट्रेंट, वो आपको तभी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा जब आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट को टेंजेंट है, बजट लाइन से,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे अंदर का कोई भी पॉइंट आपको सब ऑप्टिमल सेटिस्फैक्शन देगा, इसके बाहर का कोई भी पॉइंट उस सेटिस्फैक्शन लेवल पे आप जा ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब आप ऐसा कोई पॉइंट चूज़ करते हैं जो बजट लाइन पे है, ठीक है। और वो पॉइंट अगर बजट लाइन पे होना चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन को टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा आपका इंडिफरेंस कर्व, उस पॉइंट पे आप काम करेंगे। मतलब यहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व ये पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है बजट लाइन को, इसका मतलब आप इतना लेजर लेंगे और इतना इनकम लेंगे, ठीक है। नाउ अब आपकी इनकम मान लो बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या होगा? जैसे कि हमने अभी लेबर सप्लाई कर्व देखा था, इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, रियल वेज बढ़ता जाएगा, लोग लेबर सप्लाई जो है वो बढ़ाते जाएंगे, अपना लेजर आवर कम करते जाएंगे और लेबर आवर बढ़ाते जाएंगे। तो वो हमें देखना है अब। तो ये पॉइंट तो हमने देख लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेफ़्ट पहला वाला जो डायग्राम है वहाँ पे देखिए, ज़ीरो से लेके राइट साइड तक हम जा रहे हैं तो लेजर आवर बढ़ रहे हैं, और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है इनकम, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लेबर आवर नहीं है, लेजर आवर्स हैं, ठीक है। और ये टी जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आवर्स अवेलेबल इन अ डे वो है, ठीक है। तो ये मान लो आप 24 घंटे भी ले सकते हैं, या फिर मैंने जो लास्ट स्लाइड में 16 आवर्स लिया था वो भी ले सकते हैं। बट ये याद रखना है कि आप जो भी पॉइंट चूज़ करेंगे उसके लेफ़्ट साइड वाला लेजर आवर होगा और राइट साइड वाला वर्क आवर्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं आपकी इनकम जो है वो M0 है, तो उससे रिलेटेड जो बजट लाइन बनेगी आपकी वो M0 से T बनेगी। और उस बजट लाइन के होते हुए आपको अगर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए है, मतलब मैक्सिमम लेजर आवर्स चाहिए, तो आप ये कर्व चूज़ करते हैं, इंडिफरेंस कर्व IC1, और उस हिसाब से आपका ये पॉइंट बनता है L0। L0 क्या है? 0 से लेके L0 तक आपका लेजर आवर है और L0 से लेके T तक आपका वर्क आवर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इस पे मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? वर्क आवर्स सप्लाइड, है ना, और वाई एक्सिस पे लिया है मैंने रियल वेज, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं ज़ीरो से वर्क आवर सप्लाइड जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो कौन सा डिस्टेंस है? एक मिनट, यहाँ पे मैंने 0 से L0 ड्रॉ किया है, वो ये वाला 0 से L0 नहीं है ना, वो T से लेके L0 तक का डिस्टेंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसमें राइट साइड लेजर आवर है और इधर से जो लेफ़्ट साइड जा रहा है वो वर्क आवर्स है। तो एक्चुअली में आपका जो वर्क आवर्स कितना बन रहा है, ये T से लेके L0 तक का बन रहा है, ठीक है। तो उतना डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। नाउ अब मान लेते हैं आपका इनकम M0 से बढ़ के M1 हो रहा है ना। तो अब आपका बजट लाइन जो है वो चेंज हो गया। अभी भी मैक्सिमम आवर्स तो यही है, T ही रहेंगे, बट आपका इनकम बढ़ गया है, तो अब ये जो आपकी बजट लाइन है वो उसका स्लोप इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। और उस बजट लाइन पे अब आपका इंडिफरेंस कर्व भी चेंज होगा। पहले IC1 था, अब IC2 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इनकम बढ़ी वैसे ये वर्क आवर पहले कितना था? T से L0 था, बट अब वो T से L1 हो गया। मतलब इनकम बढ़ने पे लोगों को मोटिवेशन मिला और काम करने का, ठीक है। तो लेजर आवर कम हो गए और वर्क आवर्स बढ़ गए। तो अब मैं ये T से L1 का डिस्टेंस है वो यहाँ पे प्लॉट करूँगा, तो वो हो गया 0 to L1, ठीक है। और उस पर आप देख सकते हैं वेजेस भी इंक्रीज़ हुए हैं, पहले W0 था, अभी W1 हो गया है। और उसी तरीके से जैसे यहाँ पे इनकम बढ़ती जाएगी, ये जो स्लोप है या बजट कंस्ट्रेंट लाइन है वो और ऊपर चली जाएगी, और इंडिफरेंस कर्व भी आपका ऊपर जाएगा, जिससे क्या होगा? आपका लेजर आवर और कम होगा और वर्क आवर्स और बढ़ेगा। और उसी को यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे वर्क आवर्स ये L2 पे चला जाएगा और वेजेस W2 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये जितने भी पॉइंट्स थे, ये वर्क आवर पे ये वेज था, ये वर्क आवर पे ये वेज था, ये वर्क आवर पे ये वेज था, ये सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा लेबर सप्लाई कर्व विच इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड,
ठीक है, हमने पहले लॉजिकली बताया था, अभी हमने ये थोड़ा टेक्निकली प्रूव कर दिया कि ऐसा क्यों होता है कि लेबर सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, तो हमने ये दोनों देख लिए हैं। अब बात करेंगे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की। लेबर डिमांड कौन करता है? फर्म्स। लेबर सप्लाई कौन करता है? इंडिविजुअल्स। और ये दोनों के हिसाब से हमने यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व ड्रॉ किए हैं। लेबर डिमांड कर्व हमने देखा था डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेबर सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसे? यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेबर लेके और वाई एक्सिस पे रियल वेजेस लेके। ठीक है, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट से जो भी लेबर डिसाइड होगा उतना लेबर एम्प्लॉय किया जाएगा फर्म्स के द्वारा, और कितने वेज पे किया जाएगा? ये वेज पे किया जाएगा जो कि इक्विलिब्रियम वेज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है क्लासिकल मॉडल का। एडम स्मिथ ने ये बोला था कि ये लेबर मार्केट का जो इक्विलिब्रियम होगा इस पे से जो आपको लेबर क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे क्या मिल रही है? लेबर क्वांटिटी मिल रही है, वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है? जितना लेबर डिमांड किया जा रहा है उतना ही लेबर सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और इसी को क्लासिकल मॉडल के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मान लिया गया था। बट बाद में केन्स थियरी जब आई तब उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेबर डिमांड किया जा रहा है फर्म्स के द्वारा, उसके सामने उतना सप्लाई मिल रहा है, वो तो ठीक है, बट उससे भी ज़्यादा लोग बैठे होते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है। ठीक है, वो तो डिमांड नहीं है इसलिए लोग एम्प्लॉय नहीं हो रहे हैं, वो बात अलग है। ठीक है, आप ये ग्राफ में से देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया मतलब सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। ठीक है, इसके बाद भी और कुछ लोग होंगे जिनके पास मतलब जो रेडी होंगे काम करने के लिए, बट फिर भी डिमांड इतनी नहीं है, उसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये अजम्पशन इसमें माना गया है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो लेबर होगा वही तुम्हारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। ठीक है, तो ये था लेबर मार्केट। इसके बाद हम बात करेंगे कि लेबर मार्केट और प्रोडक्शन थियरी से एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे डिराइव किया जाता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।